फ़खर, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ये जस्टिस मंसूर अली शाह वाले मामले के ऊपर गालिबन? मैं रीमा से ही एक सवाल पूछना चाह रहा था। रीमा कह रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई सवाल उठाते हैं तो वो उनके जो ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। देखें, उस पर कोई भी लेमैन हो, मैं हूँ, आप हों, हम तो इसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं या कोई इसमें कोई अगर गलत है तो वो उसके हवाले से भी वो कर सकते हैं। लेकिन क्या जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ओथ लिया हुआ है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और जो आइन की पासदारी करेंगे, क्या वो जब तक कि वो अनलेस के वो गैर आइनी करार नहीं दी जा सकती, क्या वो इस हवाले से बार बार इसका तकाजा करना और बार बार इसके हवाले से 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कभी ख़त लिख के इसको रिव्यू के लिए ये करना, क्या वो ये कर सकते हैं अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए या उनके ओथ के हिसाब से देखा जाए? रीमा जी फ़खर, मेरा ख्याल है इस पे हमारा एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि क्या एक जज को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उनकी ओवरऑल एक जो सैंक्टिटी है इंस्टीट्यूशन की वो उससे वीकन होती है, क्या जज की अपनी जो एक इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी है वो क्वेश्चनेबल बनती है। ये मेरा ख्याल है हमारा पर्सनल ओपिनियन इस पे हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये उनके हल्फ की के खिलाफ है, मैं उससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो सबकी अपनी अपनी हो सकती है। वो शायद ये आर्ग्यू करें कि उनका ये जो तरीकाकार है और जो बार बार वो तवज्जो दिला रहे हैं 26th अमेंडमेंट के चैलेंजेस पे, वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के करीब है सिचुएशन, क्योंकि वो यही आर्ग्यू करेंगे मेरी नज़र में कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो पूरा एक इंसाफ के निज़ाम पे लोगों का ट्रस्ट, ये एक बहुत अहम चीज़ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत इसेंशियल है कि ये मामलात जो हैं ये सेटल हो ताकि लोगों का एतबार, लोगों का फेथ जुडिशल सिस्टम पे जो है वो रहे। मेरा ख्याल है सिर्फ मुतालबा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर वो कोई बहुत ओपनली, ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट करते हैं फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेटर्स लिखना, अपनी जजमेंट्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस देना या ये हमें रिमाइंड करवाना कि ये चैलेंजेस पेंडिंग है और ये जो पूरे आजकल अदालती मामलात हैं, अगर वो चैलेंजेस कबूल हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो ये हर चीज़ जो अभी चल रही है यही क्वेश्चनेबल हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं और बेहतर हो, अब ये हो गया है मामला कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको सुन के, चाहे फैसला इन पिटिशंस के खिलाफ आता है, 26th अमेंडमेंट जो है उसको लेजिटिमेसी मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से, वो भी ठीक है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अपना एतराज जो है और अपना एक ये नुक्ता नज़र बयान करना कि इन चैलेंजेस को सुनना चाहिए, ये मेरी नज़र में हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं। बट यू माइट डिसएग्री, यू माइट थिंक कि ये अच्छा तरीकाकार नहीं है। जी, इस पे एक और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है। देखें, 26वीं आइनी तरमीम में एक तरीकाकार वाज़े कर दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों या इवन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई शिक को आपने चैलेंज करना है तो उसका एक तरीकाकार है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सामने ये मामला वो किया जाएगा। जब ये एक तरीकाकार है तो फिर उसके बावजूद भी इनकी तरफ से बार बार ये सवाल उठाना, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि अगर कोई भी आइन की शिक है वो किसी जज को पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हर जज अपनी जो नापसंदीदा कोई शिक्के हैं वो उसके हवाले से बारहा सवाल उठा के वो पूरे आइन को अंडर क्वेश्चन वो कर देता है। तो ये क्या ये दुरुस्त एक कदम है किसी भी जज की तरफ से अगर ये किया जाता है? और ये क्या जो पार्लियामेंट का राइट है या जो उसका जो भी लेजिस्लेशन के हवाले से एक राइट है वो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा जो जज की तरफ से? रीमा, मैं इससे एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है जजेस के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो अपनी जो ओपिनियंस है, अपनी थॉट्स है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में तो नज़र भी आता है क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से गहरा ताल्लुक है इन अमेंडमेंट्स का। क्वेश्चन तब बनता है कि अगर क्या वो पार्लियामेंट को वो इनवैलिडेट कर रहे हैं खुद से यूनिलैटरली उस जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो आइन उन्हें देता नहीं। अगर वो ये करते हैं फिर आप जरूर इस पे सवाल उठा सकते हैं। दूसरा, आपका फ़खर देखें, जो आइन है ना वो इंटरप्रिटेशन से चलता है और अब हम देखते हैं जजेस जो हैं वो आइन की इंटरप्रिटेशन जैसा उन्हें ठीक लगता है
वो करते हैं और शुरू से करते चले आ रहे हैं। अब क्या 191 की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या होनी चाहिए? अगर आपको इस पे लगता है कि ये रेगुलर बेंच इस पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, तो आपके पास जुडिशियल फोरम्स मौजूद है उसकी दुरुस्तगी करने के लिए। अगर ये बेंच कुछ ऐसा फैसला, मुझे नहीं मालूम वो ऐसा कुछ करते या नहीं करते, लेकिन सपोज हाइपोथेटिकली ये बेंच एक ऐसा फैसला कर देता जो आपको लगता 191 के खिलाफ है, आइन के टेक्स्ट के खिलाफ है, तो वो अपील हो सकता है और वो दुरुस्त हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जजेस कभी आइन की तशरीह में गलत फैसला उन्होंने कभी दिया ही नहीं है और वो बाद में जुडिशली करेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो चलता है, ये मेरा ख्याल है जुडिशल सिस्टम का एक हिस्सा है। अच्छा नीमा, ये भी थोड़ा सा बताइएगा, अब ऐसा ही होगा कि जो आईनी बेंच है वही इस मामले को टेकअप करेगा और जो ऑलरेडी समाज चल रही थी रेगुलर बेंच के सामने अब वो नहीं होगी, वो डिफंक्ट होगी, उसका स्टेटस क्या होगा? एग्जैक्टली यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जब आप कह रही थी ये केस आपका क्या, आप किस हवाले से कह रही थी ये केस? मतलब ये जो स्पेसिफिक केस है, ये जो स्पेसिफिक केस ये तो मेरा ख्याल है आईनी बेंच के पास है, तो वही बेंच कॉन्स्टिट्यूट शायद उन्होंने कर दिया है या नहीं किया, वही करेंगे। सो आई डोंट थिंक इस बेंच के पास वापस आएगा। ये बेंच तो कंटेम्प्ट का केस सुन रहा था एज फार एज आई नो। दूसरा, मुझे लग रहा था आप 26th अमेंडमेंट के चैलेंजेस वाले केस का भी हवाला दे रही थी, जो मंडे से शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इससे जुड़ा है इस पूरे मामले से, तो वो भी रेलिवेंट है। बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी रेगुलर बेंच के पास वापस आएगा, अनलेस जो जजेस कमेटी है वो फिर से डिसाइड कर ले कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं, ये रेगुलर बेंच का। लेकिन ये बड़ी अजीब प्रेसिडेंस नहीं सेट हो गई कि एक बेंच एक केस सुन रहा होता है और फिर उसके सामने से हटा दिया जाता है? ये क्या अदालती नज़ीर कायम हुई है? अच्छा, ये माजी में भी हमने देखा है। 2018 में साकिब निसार साहब एक बेंच में थे जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। उन्होंने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया बीच में ही। उन्होंने ये वजह दी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसा लग रहा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत आ रहा है जजेस के बीच में, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उस पर एक फैसला मौजूद है मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि ऐसा नहीं आप कर सकते। एक दफा एक बेंच के पास एक केस अगर चला जाए तो या मेंबर्स रिक्यूज करें या वो बेंच खुद भेजे चीफ जस्टिस को उस वक्त या अब जजेस कमेटी को, फिर ही वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा ये जब चीफ जस्टिस बंदयाल थे तब भी ये मामला उठा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, उनका बेंचेस को भी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता था। तब चेहरे मुख्तलिफ थे, जो इस साइड पे थे या उस साइड पे, लेकिन तो ये चल रहा है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है करेक्ट लीगल पोजीशन ये है कि एक दफा केस, यहाँ पे जजेस कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने या रेगुलर बेंच। लेकिन एक दफा रेगुलर बेंच को आपने भेज दिया, आप बीच में, अनलेस रेगुलर बेंच खुद कहता है कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजें इनमें से कुछ, लेकिन आप खुद से वापस लेके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इस केस में नहीं भेज सकते, क्योंकि ये मेरा ख्याल है बहुत अनसर्टेनिटी पैदा करेगा। अगर कोई जुरिस्डिक्शन का मामला है, वो जुडिशियल ऑर्डर जब आ जाए तो उसके बाद अपील हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें कोई इशू है। अगर कोई इशू, ठीक है। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मैडम शेख, जी एक तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई आम हालात नहीं है, ये बड़े गैर मामूली हालात हैं। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और अदलिया जो है पार्लियामेंट मतलब हुकूमत के अंडर आ चुकी है। आइन का स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है। चीफ जस्टिस हुकूमत की कमेटी जिसमें 2/3 हुकूमत की अक्सरियत है वो लगाएगी, आइनी बेंच आलमोस्ट हुकूमत बनाएगी और जजों की तकर्री भी उसमें भी हुकूमत बैठी होगी। तो ये बड़ा अहम हो गया है। और दूसरा, जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ करते हैं, वो गुज़श्ता कल काजी फायज ईसा पे एतराज़ नहीं करते थे। जब उमर अता बंदयाल साहब थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जब उसके बाद बेंच की सारे मामलात थे या वो ख़त लिख रहे थे, तो उस वक़्त वो कहते थे ये उनका राइट है, वो लिख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह जब बात करते हैं और वो ज़ाती बात नहीं कर रहे, उनको वो नज़रअंदाज हो गए, मुनीब अख्तर साहब नज़रअंदाज हो गए या अफरीदी साहब इधर हो गए, अमीनुद्दीन साहब उधर चले गए, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये इनका एक फ़ैसला करो, 26वीं आईनी तरमीम है, इसका फ़ैसला करो या इतना ही कम अज़ कम हमें इज्जत दे दो, इतने ही इस इदारे को वकार दे दो कि एक केस चल रहा है हमारे पास तो उसको ही ना बदलो। सवाल आ गया आपका भट्टी साहब, मैं जवाब ले लूँ ज़रा फ़खर से।
माजरत वक्त ज़रा कम है, तो फ़खर प्लीज़ आप भी अपना आर्गुमेंट छोटा रखिएगा। मेरा इसके जवाब में भट्टी साहब से सवाल है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसमें कौन से आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है जो उसको वायलेट किया गया। अगर बुनियादी स्ट्रक्चर जो आइन का उसको वायलेट किया जाता है तो वो कभी अदालत में टिकता ही ना, ऑलरेडी वो टेकअप होकर उसका वो किया जा चुका होता, और यही वजह है कि उसको अदलिया ने अभी तक वो नहीं किया। ये तो वैसे अभी आना है अदालत के सामने, सवाल अभी तक आया नहीं है अदालत के सामने सवाल फ़खर। जी बिल्कुल। और दूसरा वो जो रीमा दो एग्जांपल दे रही थी ना, एक 2018 वाला जस्टिस साकिब निसार का जो पेशावर रजिस्ट्री में जाके ये केस सुन रहे थे और बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह जब उनसे इख्तलाफ कर रहे थे, तो उस पर जस्टिस साकिब निसार, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बेंच ही डिज़ोल्व कर दिया था। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले था, तो उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे वो मास्टर ऑफ द रोस्टर और वो उस हवाले से वो उनका वो अख्तियारात थे। मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ये पहला इस तरह का प्रेसिडेंट हुआ है कि ये जो बेंच से एक से वो लेके अब दूसरा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल उसके हवाले से वो किया गया, तफवीज़ किया गया। ठीक है जी।